कुछ समय पहले तक अमेरिका को पूरा भरोसा था कि भारत को टैरिफ और आर्थिक दबाव में रखकर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और भारत वही करेगा जो वॉशिंगटन चाहेगा, क्योंकि कई दशकों से अमेरिका की ताकत इतनी ज्यादा रही है कि वो किसी भी देश पर सैंक्शन लगाता था और पूरा वेस्ट उसकी लाइन में लग जाता था। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदल रही है और सबसे बड़ा बदलाव तब दिखा जब भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक इतनी बड़ी और प्रभावशाली ट्रेड डील बनाई जिसे आज लोग मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह रहे हैं, क्योंकि ये डील सिर्फ सामान बेचने या खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि ये डील दुनिया की आर्थिक दिशा, राजनीतिक संबंध, सप्लाई चेन, एनर्जी कॉरिडोर और ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने वाला कदम है। इस डील में एक तरफ यूरोप है जो दुनिया का सबसे बड़ा और अमीर सिंगल मार्केट है और दूसरी तरफ भारत है जो सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो जल्द ही दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने वाला है। दोनों को मिलाकर लगभग 2 अरब लोगों की मार्केट बनती है और करीब 25% ग्लोबल जीडीपी एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है। ऐसा पहले कभी दुनिया ने नहीं देखा था और इसलिए ही यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सुला वॉन डर लायन ने इसे ऐतिहासिक कहा, क्योंकि ये डील सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि एक मैसेज है कि भारत अब दुनिया के केंद्र में आ चुका है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इससे इतना परेशान क्यों है। इसकी सीधी वजह है कि अमेरिका को लगता है कि भारत धीरे धीरे उसकी पकड़ से निकल रहा है, क्योंकि जब यूरोप जैसा अमीर और ताकतवर ब्लॉक भारत का साथ देता है तो अमेरिका का दबाव अपने आप कमजोर हो जाता है। डील के अनाउंस होने से ठीक पहले अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप इज फंडिंग वॉर अगेंस्ट इटसेल्फ। अमेरिका का कहना है कि यूरोप एक ऐसी ऊर्जा सप्लाई व्यवस्था अपनाने जा रहा है जो ऊपर से तो बेहद साफ सुथरी और रणनीतिक रूप से सुरक्षित दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वही पुराना रूसी ऊर्जा चक्र दोबारा जीवित कर रही है, जिसे यूरोप ने राजनीतिक कारणों से आधिकारिक रूप से बंद कर दिया था। वॉशिंगटन का तर्क है कि यूरोप भले ही यह दावा करे कि वो अब रूस से कोई सीधा व्यापार नहीं करता, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो उसी रूसी तेल पर निर्भर रहने वाला है, बस इस बार इंडिया रूट के माध्यम से। इस डील के तहत यूरोप सीधे रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन वो भारत से वही रिफाइंड फ्यूल खरीदेगा जो भारत ने रूसी कच्चे तेल से बनाया होगा। अमेरिका का कहना है कि यह सिर्फ लेबल बदलने जैसा है, रशियन क्रूड इन, इंडियन रिफाइंड आउट। रूस अपने सबसे सस्ते दाम पर कच्चा तेल भारत को भेजेगा। भारत की रिफाइनरियां उस कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और अन्य उत्पादों में बदलेंगी और फिर वही ईंधन यूरोपीय बाजारों में एक साफ, वैध और तकनीकी रूप से नॉन रशियन उत्पाद के रूप में प्रवेश करेगा। वॉशिंगटन यह भी कहता है कि यह व्यापार व्यवस्था यूरोप को ऐसा महसूस कराती है कि उसने रूस पर निर्भरता खत्म कर दी है, लेकिन असल में रूस की ऊर्जा अर्थव्यवस्था को नई जान मिल रही है। यह एक तरह का एनर्जी लॉन्ड्रिंग मॉडल बन जाता है, जिसमें रूस को अपना तेल बेचने का रास्ता मिलता है, भारत को रिफाइनिंग से भारी मुनाफा मिलता है और यूरोप को रूसी तेल से बने उत्पाद मिल जाते हैं बिना राजनीतिक नैतिकता पर सवाल खड़े किए। अमेरिका की नजर में यह पूरा सिस्टम न सिर्फ रूस की वॉर इकोनॉमी को अप्रत्यक्ष रूप से फंड करता है, बल्कि यूरोप की ही सुरक्षा रणनीति को कमजोर करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह लॉजिक सही है तो अमेरिका खुद क्या कर रहा है, क्योंकि अमेरिका आज भी रूस से न्यूक्लियर फ्यूल, एनरिच्ड यूरेनियम और कुछ खास रेयर आइसोटोप्स खरीद रहा है और यह काम अमेरिका के सरकारी डेटा में साफ दर्ज है। इसलिए यह आरोप भारत पर ही क्यों? और इस सवाल का जवाब यह है कि असल में अमेरिका को रूस से नहीं बल्कि भारत से परेशानी है, जो अब दुनिया का नया पावर पॉइंट बन चुका है। जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया और यूरोप को भी ऐसा करने के लिए कहा तो यूरोप ने साफ मना कर दिया और यही वो पल था जब वॉशिंगटन को यह समझ आ गया कि अब वेस्ट उसी तरह एकजुट नहीं है जैसे पहले होता था और हर देश अब अपनी स्ट्रेटेजी को नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर तय कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस डील में क्या-क्या चीजें शामिल हैं। यूरोप भारत के टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स ज्वेलरी और इंजीनियरिंग सामान पर टैरिफ कम करेगा। इससे भारत की एक्सपोर्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत फायदा मिलेगा और भारत की करोड़ों फैमिलीज को आर्थिक लाभ होगा जो इन उद्योगों पर निर्भर है। वहीं भारत यूरोप की प्रीमियम कैटेगरीज पर टैक्स कम करेगा, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वाइन, हाई एंड मशीनरी और यूरोपियन कारें।
अभी भारत में कई यूरोपियन कारों पर 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी है, जिसे घटाकर 40% तक लाया जा सकता है। और यह सामान्य बदलाव नहीं, बल्कि बहुत बड़ा मार्केट ओपनिंग है। सर्विस सेक्टर में भारत चाहता है कि आईटी प्रोफेशनल्स को यूरोप में आसानी से वीजा मिले, भारतीय डिग्री को मान्यता मिले, ताकि भारतीय टैलेंट यूरोपीय अर्थव्यवस्था में बेहतर अवसर पा सके। यूरोप चाहता है कि भारत बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल सर्विसेज को और खुला करे, ताकि यूरोपीय कंपनियां भारत के विशाल बाजार तक पहुंच सके। लेकिन इस डील का असली वजन इन चीजों में नहीं, बल्कि सप्लाई चेन में है। दुनिया का असली कंट्रोल उसी के पास होता है जिसकी सप्लाई चेन पर पकड़ होती है, और कई वर्षों तक ये पकड़ चीन के पास थी, क्योंकि चीन दुनिया की फैक्ट्री था। लेकिन कोविड, चीन अमेरिका व्यापार युद्ध, चीन यूरोप तनाव और बढ़ती लागत की वजह से यूरोप अब एक नया और सुरक्षित विकल्प ढूंढ रहा था, और वो विकल्प है भारत। यूरोप की कंपनियां चाइना प्लस वन रणनीति अपनाते हुए अब चीन से निकलकर भारत में फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं, और यही कारण है कि अमेरिका की नींद उड़ रही है। क्योंकि जब निर्माण भारत में होगा, निवेश भारत में आएगा, टेक्नोलॉजी भारत में आएगी और सप्लाई चेन भारत पर निर्भर होगी, तो दुनिया की आर्थिक शक्ति अमेरिका और चीन से हटकर भारत की तरफ आएगी। और यही वो बदलाव है जिसे अमेरिका रोक नहीं पा रहा। अब भारत की रणनीति की बात करें तो भारत ने बहुत साफ रास्ता चुना है। रूस से तेल लो ताकि देश सस्ता फ्यूल पा सके और महंगाई कंट्रोल में रहे। यूरोप से ट्रेड करो ताकि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ाव बने रहे। अमेरिका से बातचीत जारी रखो ताकि जियोपॉलिटिकल संतुलन बना रहे और किसी भी मिलिट्री ब्लॉक में ब्लाइंडली शामिल ना हो। इसे दुनिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहती है, यानी भारत किसी एक देश या एक कैंप पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए हर देश के साथ संतुलन बनाता है। और मल्टी अलाइनमेंट मॉडल कहती है, यानी भारत सबके साथ काम करता है, लेकिन किसी का हथियार नहीं बनता। अब बड़ी तस्वीर की बात करें तो दुनिया तेजी से मल्टीपोलर बन रही है, यानी अब सिर्फ एक सुपर पावर का जमाना खत्म हो रहा है। सैंक्शंस की ताकत कम हो रही है क्योंकि कई देश विकल्प ढूंढ चुके हैं। चीन पर निर्भरता घट रही है। ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तेजी से उठ रहे हैं। यूरोप भारत के साथ नई साझेदारी बना रहा है और दुनिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य सप्लाई चेन के नए केंद्रों पर निर्भर होने वाला है, जिनमें भारत सबसे ऊपर दिखाई देता है। इन सब के कारण भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, सिर्फ एक विकल्प नहीं, सिर्फ एक डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पिलर बन चुका है। ऐसा देश जिसकी जरूरत दुनिया को है और जिसकी उपस्थिति ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की रीढ़ बन चुकी है। यूरोप की भारत के प्रति यह झुकाव अमेरिका को स्पष्ट संदेश देता है कि दुनिया में गेम बदल चुका है और इस नए खेल में भारत अब सिर्फ दर्शक या खिलाड़ी नहीं, बल्कि पूरा गेम उसके इर्द गिर्द घूम रहा है।